नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मेरे YouTube चैनल गौरव सिलेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 में होने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है अपर प्राइमरी का, उसमें मैथ और साइंस का जो वेटेज होता है वो 60 मार्क का होता है, ठीक है। और उसमें से जो मैथ्स होता है वो 30 मार्क का अकेले आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं जो कि आप लोगों के लिए 500 सवालों का एक सेट लेकर के आ रहा हूँ, जो कई पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। और मैं इस सेट को इस तरह से मैंने इस सेट को सेट किया है कि ताकि आपका जो 30 मार्क का ये जो सवाल है सारे के सारे यहीं से आपके मिल जाएं, जो कि मैथ के पेडागॉजी भी होता है, उसके भी सवाल जो होते हैं आपके इसमें अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने ये पहला सवाल है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कि अगर मैं लेफ़्ट का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये हमें वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं लेफ़्ट का स्क्वायर, x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x मल्टीप्लाई में रहेगा और राइट का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो देखिए x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² और ये जो 2 है ये उठ के इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में जाएगा। कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि दो संख्याओं का लसाअ 48 है और उनका मसाअ 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे यही पूछा है। तो एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, आप देखोगे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, यही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपकी पहली संख्या दिया है 16 इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM दिया है आपका 48 और HCF दिया है 8। 16 से ये कटेगा तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8 तरीके 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल A 80 डिग्री है तो सम्मुख कोण एंगल C का मान क्या होगा। तो आप ये जानते हैं पहले हम ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं वृत्त के परिधि पर होते हैं, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। जैसे देखो ये चारों शीर्ष A B C D, ये चारों शीर्ष जो होते हैं आपके वृत्त के परिधि पर हैं। तो एंगल A जो होता है आपका 80 डिग्री दिया है, तो आपसे एंगल C की वैल्यू पूछा है। तो आप एक चीज़ और जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री दोनों का योग हो जाएगा तो एंगल C जो होता है, अब 180 माइनस 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपकी यही वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 में खरीद करके 1500 में बेचता है। तो देखिए उसने यहाँ पे देखिए 1200 में ख़रीदा है और बेच दिया है 1500 में, ठीक है। तो लाभ कितना कमाया है, प्रॉफिट जो होता है वो 300 का कमाया है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत, तो जो लाभ प्रतिशत होता है प्रॉफिट परसेंटेज, तो P/CP इंटू 100 होता है, यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी। ओरिजिनल कीमत कितनी थी 1200 थी, तो 300 का प्रॉफिट कमाया है वो 1200 पे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 300 चौके 1200 और 4 से ये 25 बार में, तो आपकी आ जाएगी 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा। पहले देखो इसके अंदर वाले को देखो, ये अंदर वाला 1 सही 9/16, पहले मैं अंडर रूट को हटा रहा हूँ तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 9/16, यही लिखते हैं। अब LCM ले लेंगे तो 16 एकम 16 प्लस 9 जुड़ता है तो 25/16। अब ये अंडर रूट में आ जाएगा 25/16, तो हो जाएगा 5/4। लेकिन कहीं पर भी आपको 5/4 में ऐसे लिखा हुआ नहीं देगा, तो आप इसको क्या करेंगे, सही के फॉर्म में लिखेंगे 4 एकम 4 प्लस रिमाइंडर 1/4, 4 1 सही 1/4, जो कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब क्वेश्चन से 6 में पूछा है कि आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है? बहुत सारा डाटा आपको दिया रहेगा और उसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो बहुत बार आई है, आपका यही बहुलक होता है। तो आप देखिए 5 कितनी बार आया है? नहीं आया। 8 सिर्फ एक बार, 5 भी एक बार। और इसमें आप 12 देखिए 1 2 3 बार, 12 जो होता है 3 बार आया है। 15 क्या आया है? 18 क्या आया है? 10 नहीं आया है, नहीं 12 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार। बहुलक वो होता है जो उन आंकड़ों में बहुत बार आए, वो बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 3 के पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 243 है, तो x का मान। अब हम इस तरह के सवालों को करने के लिए ये देखते हैं कि जो नीचे बेस होता है राइट साइड में, उसको भी उसी बेस के पावर के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसका बेस 3 है और उसके पावर के रूप में कुछ है, तो वैसे ही 3 के बेस में पावर के रूप में कुछ बनाएंगे। ये क्यों करते हैं कि जब m के पावर x इज इक्वल टू m के पावर y हो और इक्वल की स्थिति में हो और बेस बराबर हो, तो घात भी जो होते हैं, जो पावर होते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप आपस में बराबर हो जाते हैं। ये हमारा नियम होता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये होता है 3 के पावर x प्लस 3, यही दिया है। और 243 को कितना लिखते हैं? 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 5 जो होता है 243 होता है, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि जब बेस बराबर हो और इक्वल की स्थिति में हो तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको मैं सवाल दोहराता हूं कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका r दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे आपका r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है और जो आपका h है वो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आपका वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है, यही होता है। ठीक है, यही होता है वेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब देखिए किसी को भी इसने पाई में नहीं लिखा है, सबकी वैल्यू जो होता है पाई का वैल्यू मान रख कर करते हैं। तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान भी रखेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7। चलो रखो यहाँ पे नीचे सबकी वैल्यू, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 10, ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 22 दूनी के 44 और 44 दहाई 440, 440 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें किया क्या है कि रेडियस दे दिया है आधार की त्रिज्या एक बेलन की, ठीक है, और उसका हाइट दे दिया है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये जो बेलन होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ऐसे बनता है, देखोगे ऐसे बनता है, यानी ऊपर और नीचे एक सर्कल होता है। तो सर्कल का ये नीचे सर्कल का रेडियस दिया है, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, और इसके बीच की जो ये यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है, ये हाइट आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है, और इसी पे वैल्यू रख के आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणितीय शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है ऑप्शन कि छात्रों को नए सूत्र याद करवाना, बच्चों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों को दूर करना, परीक्षा में अधिक अंक दिलाना, गृह कार्य की जांच करना। तो आप चीज़ यहाँ ध्यान देखिए, कभी कभी जैसे होता है कि आपने मैथमेटिक्स की पेडागोगी को नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अगर इसके ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। इसमें इस तरह के सवाल जो पेडागोगी के सवाल होते हैं उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपको एज ए स्टूडेंट स्वयं को वहाँ रख के देखना है क्या यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है खुद के लिए। पहला कि मान लीजिए कि रेमेडियल टीचिंग है, छात्रों को नए सूत्र याद करवाना है, क्या मैं उसके जगह पर रहूँ या मैं एज ए स्टूडेंट रहूँ तो छात्रों को नए सूत्र याद दिलाने के लिए
ये रेमेडियल टीचिंग होगा? नहीं होगा। परीक्षा में अधिक अंक दिलाने के लिए? नहीं। गृह कार्य की जांच करने के लिए? नहीं। तो इसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों को दूर करना। अगर आप पढ़े भी नहीं हैं लेकिन चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं फिर भी आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की, यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, पासे को जब हम फेंकते हैं, ध्यान से देखो, तो पासे में कितने कुल अंक होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। ठीक है, इसमें से अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है आपकी 2, उसके बाद 3, फिर 5। यही आपके 6 अंकों में से 3 जो होता है अभाज्य संख्या है। तो कुल अंक देखो, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता जो होती है ना, नीचे कुल में से, टोटल में से, नीचे टोटल में से, जैसे टोटल को हम नीचे रखते हैं और कितने का काउंट कर रहे हैं वो ऊपर रखते हैं। ठीक है, जितने को काउंट करते हैं उतने को ऊपर रखते हैं। जैसे कितने काउंट कर रहे हैं, मैं 3 को ले रहा हूँ, प्राइम नंबर हमारे पास कितना है? 3 है, और कुल नंबर कितना है? 6 है। 3/6 = 1/2। ये स्वयं के समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है, 2 जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक स्वयं होते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है -5 है। मान लिया कि वो 2 परिमेय संख्याएं जो होता है आपका, वो होता है x है और y है, और उन दोनों का योग जो होता है -5 है। ठीक है, और उनमें से एक संख्या जो होता है -13/5 है। मान लिया कि ये संख्या जो होता है -13/5 है। ठीक है, प्लस x हो गया। ठीक है, = -5। देखो, प्लस -13/5 तो माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा x - 13/5 = -5, और ये जाएगा तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x = -5 + 13/5 ये होगा। और 5 से करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, -25 + 13/5, यानी कि ये हो जाएगा -12 अब बटा में 5। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। कुछ इसमें करना नहीं था, ये इजी सवाल था। अब पूछा है कि इसका मान किसके बराबर है। अभी मैंने इस तरह के सवाल को पहले कराया है। आप इसमें ये देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले नीचे जो ये सही के फॉर्म में 4 सही 12/25 है, हम इसको पहले वो करेंगे, तो अंडर का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 × 25, यानी कि 4 × 125 + 12 बटा में 125। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, चलो मैं इसको फिर से तो आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, देखिए, 4 सही 12 बटा में 125 ये है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 12 बटा में 125, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 4 × 125 + 12 बटा में 125, तो ये इतना हो जाएगा। चलिए इसको गुणा करते हैं। 4 × 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 400, 25 के 100, 500, 500 में 12 जुड़ेंगे, 512 बटे में 125 कितना हो जाएगा? 512 बटे में 125, और इसके और √³ है, तो अब ये किसका क्यूब है? ये 512 8 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, और इसको हटाएंगे तो 1/3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो होता है इसे कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये बचेगा, देखिए आपका 8 बचे 5। अब इसको सही के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 सही 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यंजक 2x - 3y का स्क्वायर -2x + 3y का स्क्वायर को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आते हैं तो आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आप इसको केवल इंडिविजुअली मत खोने लगेगा कि a - b का होल स्क्वायर है, पहले इसको मैं ओपन करूं, फिर इसको मैं ओपन करूं, और फिर घटाऊं और वो करूं। आप चीज़ों को ध्यान दोगे तो मैं इस पूरे को a मान सकता हूँ, a मानूंगा तो a का स्क्वायर हो गया, इस पूरे को b मानूंगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस a² - b²। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a - b² का, 1 मिनट,
हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बीच में मल्टीप्लाई होता है, यही आपका फार्मूला होता है। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए तो 2x माइनस 3y को मैंने एक a मान लिया है, तो जोड़ेंगे 2x माइनस 3y a और 2x प्लस 3y b है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस 3y और प्लस 3y कट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 4x, 2x प्लस 2 4x बचेगा आपका, ठीक है। और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 3y करेंगे, यानी कि माइनस 2x कटेगा। क्या आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं? चलो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से तोड़ रहा हूँ, तोड़ के समझा रहा हूँ। देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3y a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 3y, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3y a माइनस b लगाएंगे तो माइनस 2x माइनस 3y हो जाएगा, यही आपका होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा, तो चीज़ें देखेंगे तो 2x प्लस 2x ये हो जाएगा 4x, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और इस ब्रैकेट में माइनस 3y माइनस 3y माइनस 6y हो गया, ठीक है। गुणा करेंगे तो माइनस 24xy हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चूँकि मैंने आपको ये समझाने के लिए लिख दिया कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन अगर आप चीज़ों को माइंड में कर पाते हैं तो ये थोड़ा और आसानी से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें ये कहता है कि यदि 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5 तो x का मान क्या होगा, आपसे ये वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाले को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, और ये निगेटिव उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि एक ही ओर के अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़े कोणों का अनुपात। देखो ये एक फार्मूले पर डायरेक्ट पूछ दिया है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो एक ही तरफ के अंतःकोण, ये अंतःकोण है और ये अंतःकोण है एक ही तरफ के, इनका अनुपात क्या है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक ही तरह के अंतःकोणों का योग जो होता है ना, इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 3 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो होता है 36 डिग्री हो जाएगा। आपके बड़े कोण का मान माना है 3 यूनिट का, तो 108 डिग्री। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना था, आपको बस इसमें ये ध्यान देना था कि एक ही तरफ के अंतःकोण जो होता है या तो ये होते हैं या तो ये और ये हो जाएंगे, नहीं तो ये और ये हो जाएंगे, और इन दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसको करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ, देखिए, और इस मेथड से आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8,000 रुपया दिया है, 8,000 रुपया दिया है, इस पर 5% निकालना है, तो आप माइंड में 10% देखेंगे। 8,000 का 10% 800 होता है, तो उसका आधा ही तो 5% होता है, तो वो 400 हो जाएगा। तो यानी कि आपको कितना मिलेगा, 400 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि ये पहली साल यानी कि एक साल में आपको 400 रुपये 8,000 रुपये मिल रहा है, तो टोटल कितना बन जाएगा एक साल में? एक साल में आपका बन जा रहा है ये 8400। कितना बना? 8400। यानी कि 8,000 रुपया आपने लगाया तो एक साल के अंत में 400 रुपये आपको ब्याज मिला 5% के हिसाब से। तो एक साल के अंत में वो अमाउंट कितना हुआ? 8,000 प्लस 400 8400। अगली साल फिर आपको इस 8400 पे 5% लगेगा। क्यों? क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि इस 8,000 पे लगेगा और इस 400 पे भी लगेगा, तो इसलिए पूरे 8400 पे लगेगा। 8400 का हम 5% निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि 8400 का 10% 840, तो आपका जो होता है 5% यानी उसका आधा जो होता है 420 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब इसमें 84 से जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 8400, 0 2 4 4 8, ठीक है, और 8 8820। यानी कि जो अमाउंट जो होता है स्टार्टिंग में 8,000 था, वो अंत में जाते जाते कितना हो गया? 8820 हो गया। कितना हो गया? 8,000 से 8820 हो गया। ध्यान से देखना है, तो डिफरेंस कितना आया? 820 का, और यही तो आपका CI है।
2 साल का मैंने निकाल दिया। पहले मैंने देखो इसमें क्या किया मैंने कि मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास प्रिंसिपल था, ये स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल था। पहली साल में मेरा अमाउंट 8400 हो गया और दूसरी साल में मेरा अमाउंट जो होता है 8820 हो गया। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का है और ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का। दूसरे साल के अंत में वो 8820 हो गया, यानी कि 8000 से वो जो धनराशि था बढ़ के 8820 हो गया, यानी कि 820 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सिंपल से होता है √3/4a², यही तो होता है, तो कुछ भी नहीं करना है। √3/4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू 6, 6 का 36 होता है और 4 से काटोगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9√3 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ठीक है, क्या होती है, ये होती है 2, फिर आ जाएगा 3, 5, 7, उसके बाद सीधे ही 11 आता है, ठीक है। अब इनका माध्य लेना है, आपको बोला है कि माध्य क्या होता है, एक तरह से एवरेज ही तो होता है। माध्य जो होता है एक तरह से एवरेज ही होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और उसका बटा में वो नंबर कर देंगे, ठीक है। तो 11 7 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28 हो गया, तो कितना हो गया, कुल नौ जोड़ 28 हो गया और कुल संख्या कितनी है तो 5 हो गया। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 3, तो 5 6 30, 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं का जोड़ हो गया ऐड, और कुल कितनी संख्या है वो बटा में, बस वही आपका माध्य होता है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार स्कूलीय गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बच्चों के सूत्रों को रटवाना और बच्चों के सूत्रों को रटवाना। देखिए आप फिर से एक बार सवाल करिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें दिया है कि बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास होना, ठीक है, और बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण होना, गणित के सूत्रों को रटवाना, रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना। आप चीज़ें ध्यान देखिए, आप इसमें पेडागॉजी दिया है और पेडागॉजी किसका दिया, मैथ का दिया है। तो स्कूल में जो मैथ का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका मेन उद्देश्य गणित के सूत्रों को रटवाना थोड़ी ना होना चाहिए, रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसका सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ठीक है। देखो एक ये क्वेश्चन है कि यदि a + b, यदि a + b = 2/3 और b + c, यानी a रेशियो b 2/3 है, b रेशियो c 4/5 है, तो a = b = c। इस तरह के सवाल को करने का सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे a b c लिखिए, पहले a b है 2 3 ऐसे लिखिए, फिर b c है, b c को तब यहाँ से सीधे 4 और 5 ऐसे लिखिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कि अब ये जगह आपको खाली है और ये जगह आपका खाली है, तो ये 3 है, तो ये बी वाला इसको सेम यहाँ ऐसे लिख देंगे और यहाँ जो खाली है तो इधर वाला 4 को ऐसे लिख देंगे सेम, ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड होता है इसको करने का, यानी कि ये जो जगह खाली है इसको ये वाला ही अंक भर देगा नज़दीक वाला, ये जो खाली है इसके नज़दीक वाला ये वाला अंक भर देगा, ऊपर से नीचे नहीं भरेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही भरेंगे उसको, ठीक है। अब 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8 12 15, यही a = b = c हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि परिमाप 60 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे ये पूछा है, एक आयताकार खेत की लंबाई, देखो बोला है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यही तो बोला है। लंबाई को अगर चौड़ाई को हम x मानते हैं तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी लंबाई। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, हाँ सॉरी ठीक है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। देखिए एल और बी आप यहाँ पे अलग अलग लेते हैं, एल और बी आप अलग अलग लेते हैं,
एक मिनट, एल और बी आप अलग अलग होते हैं। लंबाई जो होता है, मान लीजिए कि चौड़ाई को x माना तो लंबाई जो होता है उसकी 2 गुनी 2x हो जाएगा, ठीक है। और खेत आयताकार है, इसका परिमाप 60 मीटर है। आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है, ये आयताकार खेत है ऐसे, तो ये x तो ये x और ये 2x तो ये 2x, यही तो होता है ना कि एल एल बराबर होता है बी बराबर होता है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6x, तो 6x की वैल्यू जो होता है 60 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या होता है 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर की वैल्यू, यानी x की वैल्यू में मिल जाता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 और 10 को इसमें रख देंगे, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 दूनी 200, 200 वर्ग मीटर हो जाएगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं कहा है, परिमाप दिया है, परिमाप 6x इज इक्वल टू 60 हो गया, तो x की वैल्यू 10 निकल के आ गया। अब आपका आयताकार जो होता है खेत का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ जो होता है 2x है और ब्रेथ x है, 2x स्क्वायर की वैल्यू बस निकालना है। मैंने भूल वैल्यू पुट के रख दिया। देखिए यदि इतना दिया है, अब फिर से इस तरह का सवाल आ गया कि लेफ्ट साइड में 2 के पावर दिया है, फिर राइट साइड में ये ऐसे दिया है, तो इसको भी 2 के पावर में ऊपर ले जाके बनाएंगे ताकि वो जो पावर है जो बेस बराबर हो और इक्वल की स्थिति में हो, तो पावर आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए देखिए करते हैं, ठीक है। तो ये 2 के पावर 2x माइनस 1 है इज इक्वल टू, ये 8 को ऊपर देखो पहले नीचे ही करते हैं, ठीक है। इसको 2 के पावर ये q हो जाएगा, फिर x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 को 2 के पावर q कर दिया, ठीक है। ये इक्वल में करते हैं तो 1 के पावर 2 3x माइनस 9 हो जाएगा, और ऊपर ले जाते हैं 2 के पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे तो पावर की वैल्यू चेंज हो जाए, माने कि प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 9 ये हो जाएगा, ठीक है। जो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं हटाता हूँ इसको, देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, ये 3x उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा, और ये जो होता है माइनस 1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होता है आपकी 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। घन का जो होता है सी से क्या होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है, यही तो होता है। ये 96 है, 6 से कटेगा तो 16 बार में, और a स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी कि a इक्वल टू 4, यही हो जाएगा आपका। इस घन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यू तो होता है, वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यू होता है, ठीक है। तो ए क्यू जो होता है 4 का क्यू हो जाएगा 64, यही हो जाएगा, ठीक है 64। किसी संख्या के, देखो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, मान लेते हैं कि वह संख्या x है और उसका 60% जो होता है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें से अगर हम 60 घटा देते हैं तो परिणाम ही 60 आता है, तो संख्या, तो देखो x का अभी भी 60% लिखेंगे, ठीक है, और 60 को उधर ले जाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब 60% को रेशियो में कितना लिख सकते हैं, ठीक है, 60%, तो 60% को रेशियो में करेंगे तो 6/10 3/5 हो जाएगा, 3/5, तो x इंटू 3/5 इज इक्वल टू 120, 3 से कटेगा 40 बार में, और ये 5 ऊपर जाएगा तो 40 इंटू 5 200, ये आपका आंसर हो गया। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, यही तो होता है 2πr इज इक्वल टू 44। इसमें कहीं पर भी पाई का यूज नहीं हुआ है, यानी कि पाई की वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर, चतुर्थांश का यानी कि 1/4 πr स्क्वायर, हमें यही वैल्यू बस फाइंड करनी है। हमें अगर यहाँ से r मिल जाता है तो हम यहाँ r पुट करके वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसमें से 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, ठीक है। 11 दूनी के 11 चौके, और ये 2 2 4, तो 4 से कट गया, यानी कि r इज इक्वल टू 7, r की वैल्यू 7 आ गई आपकी यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो अगर आप इसमें रखते हैं, चलिए इसको मैं बैक करता हूँ,
जगह बनाते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्व करने पर r = 7 आया है। तो अब हमें तो यही करना है ना, 104। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 × 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक कट गया। ठीक है, 22×7 154 होता है, 154/4 यही हुआ। अब भाग देंगे, 4×3 = 12, 3 बचा 34 हो जाएगा। तो 4×8 = 32, बचा 2, 4×5 = 38.5, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक और माध्यिका। अब देखो एक साथ दो पूछा है, बहुलक और माध्यिका दोनों आपसे पूछा है। तो या तो आप पहले देख लीजिए कि कौन बार बार आया है। इसमें देखिए 19 एक बार, 2 बार, 3 बार। 19 से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 17 का नहीं दिख रहा है, 15 का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 17 सिर्फ 2 बार, 19 3 बार आया है। देखो तो बहुलक वो होता है जो बार बार आता है। तो 19 में देखो 3 बार दिखा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी गलत, क्योंकि 19 पहले नहीं, क्योंकि बहुलक पहले पूछा है। अब बाकी सब में ऐसा ऐसा है। अब जो होता है आपको माध्यिका देखना है, जो 17, 18 और 19 में से माध्यिका क्या होता है। आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए, फिर उसके बाद जो बीच में आती है वही माध्यिका होती है, फिर काउंट करेंगे लेफ़्ट टू राइट टू। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आरोही क्रम में लिखता हूँ। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 है, फिर 13 आ जाएगा, 13 के बाद 15, अच्छा 10 के बाद 12 भी है, 12, 13, फिर 17, 13 के बाद 15 भी है, सॉरी 15, फिर 17, 17 1, 17 2, 17 2। कुल कितनी संख्याएं हम ये भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो उसके आधे पर पाँचवा ही तो आएगा ना, पाँचवा छठे के बीच में होगा या पाँचवा होगा उसके आधे पर। तो 3 और 3 3 6, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो 17 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट में जो 17 होगा। तो 19 और 17 ये हो जाएगा। हमें पूरा भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप पूरा करेंगे फिर उसके आधे पे जाएंगे तो बीच में 17 ही आएगा। यदि x² - 5x + 6 = 0 तो x के क्या मान होंगे। ठीक है, x² - 5x + 6 = 0। तो इसको ब्रेक तोड़ेंगे, x² - 3x - 2x हो जाएगा, 5x को +6 = 0। क्योंकि हम इसको कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पर यही सेम वैल्यू हो और गुणा हो तो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाए। देखो जोड़ेंगे तो -3x - 2x -5x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो -3x × -2x करेंगे तो +6x² हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेंगे x, तो x - 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा = 0। तो हो जाएगा x - 3 ब्रैकेट में और x - 2 = 0। तो क्या आ जाएगा, एक बार x - 3 जो होता है 0 के बराबर होगा, और एक बार x - 2 0 के बराबर होगा, यानी कि x = 3 आ जाएगा, और फिर 2 भी आ जाएगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। गणित में मूल्यांकन का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को रैंक या ग्रेड देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये भी नहीं होगा। कमज़ोर छात्रों की पहचान कर सज़ा देना है, सज़ा तो बिल्कुल नहीं देते छात्रों को। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और बच्चों की प्रगति करना, यही जो होता है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29वां नंबर, एक साइकिल को 2500 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य। अब चीज़ें ध्यान दो कि साइकिल को आपने 2500 में बेच दिया है तो 20% की हानि हुई है, यानी कि तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान लिए कि कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% पे था। देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% पे था, अब 25% कम में बेचा है आपने इधर की तरफ, -20% कम में दिया है, यानी कि 80% वैल्यू पर दिया है, यानी कि सेल किया है। सेल ही तो किया है ना 20% कम पर, यानी 80% पे बेचा है, और इसी 80% की वैल्यू जो होता है 2500 है। बातें समझ में आ रही हैं कि कोई भी वस्तु का दाम हम 100% मानते हैं कि ये पूरा 100% है, आपने उसको 20% कम पे दिया, यानी कि 80% पे ही दिया, और 80% का दाम जो होता है 2500 है। आपसे 100% का दाम पूछा है। ठीक है, 100% का पूछा है, तो चलो यहाँ करते हैं हम। ध्यान से देखो, 80% की वैल्यू 2500 है।
ठीक है। तो आपसे 100% का पूछा है, तो 80% की वैल्यू 25% है, 2500 है, तो 1% की वैल्यू 2500 बटा में 80 हो जाएगा और 100% की वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। यही आपकी वैल्यू निकाली जाएगी। करो 0 8 3 24 1 8 एकम 8 2 8 दूनी के 16 8 5 40, यानी कि भाग दोगे तो 31.25 बार जाओगे, 31.25 इंटू 100 यानी कि 3125 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपका जो होता है आंसर आता है वो आएगा 3125, ठीक है, बी नंबर। अब बोला है कि कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन में -4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, आपसे ये सवाल पूछा है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि अब जब आप कार्टेशियन बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये पहला जो चतुर्थांश होता है ये प्लस प्लस होता है, दूसरा जो होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस और माइनस होता है, और चौथा जो होता है प्लस और माइनस होता है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होगा, -4 -5, तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों बाएं कोणों का योगफल कितना होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, 360 डिग्री होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये ऐसे त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखेंगे, तो बाएं कोण क्या होता है ये दो कोणों का योग होता है, इसको छोड़ के इन दोनों कोणों का योग होता है x + y। और वैसे ही अगर आप इसका निकालते हैं ये वाला, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का जोड़ होता है y + z। और अगर आप ये निकालते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को पकड़ लेंगे, x + z होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार x + y + z होगा। एक बार x + y + z का जो योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 2 बार का 360 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 5 सही 2/3 + 3 सही 1/4 - 2/6 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।